तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? जल्दी से बताइए। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग आ चुके हैं आशीष आलफिया टू चैनल में। और मैं हूं आशीष, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मादा जनन तंत्र के बारे में। देखिए, मादा जनन तंत्र होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो यह मादा जो जनन तंत्र होता है यह फीमेल में पाया जाता है। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बनाया हूँ और यह एक मादा जनन तंत्र है। जो यह स्ट्रक्चर है क्या है, मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र है। यह मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए जो मैं यह फिगर बनाया यह किसका है, मनुष्य का। तो जो यह मादा जनन तंत्र है, यानी जो यह मादा जनन तंत्र है, तो ये सबसे पहले मैं यह स्ट्रक्चर बना दिया हूँ ताकि टाइम न लगे बनाने के लिए। और देखिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कौन क्या है। सबसे जो यह वाला शुरू वाला पार्ट होता है इसे योनि कहा जाता है। सबसे जो ये पहला पार्ट होता है इसे योनि कहा जाता है। और जो ये थोड़ा सा ये लचीला, इसको नहीं, जो ये लचीला पार्ट होता है इसमें इसको ग्रीवा कहा जाता है। और जो यह आप लोग देख रहे हैं इसे जो गोलखुनी है यह उदर गुहा है। यह उदर गुहा के दोनों ओर क्या, उदर गुहा के दोनों ओर यह जो अंडाशय है यह स्थित रहता है। दोनों ओर यह एक जोड़ी होता है, जैसे चप्पल एक जोड़ी हुआ वैसे ही जो ये अंडाशय होता है वह एक जोड़ी होता है उदर गुहा क्या दोनों ओर। और इसे जो ये पकड़ा हुआ है हाथ टाइप का है, इसे यह फिंगर बना हुआ है, इसे फिम्बरी कहा जाता है। जो यह इसे क्या पकड़ा हुआ रहता है और यह भी दोनों ओर क्या पकड़ा हुआ रहता है। और जो यह है इसे क्या अंडवाहिनी कहा जाता है, जिसे इसे फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अंडवाहिनी और फ्लोपियन ट्यूब भी। और जो ये आप लोग भाग देख रहे हैं ये वाला, इसे क्या गर्भाशय कहा जाता है, इसे गर्भाशय कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें अंडाशय के बारे में पढ़ना है। जो ये अंडाशय होता है यह क्या है, देखो सबसे पहले जो पढ़ना है हमें अंडाशय के बारे में। जैसे सबसे प्रथम जो है क्या है, अंडाशय है। तो देखिए, सबसे प्रथम जो है हमारा अंडाशय है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसे सबसे पहला वन लिख दे रहा हूँ, पहला यह अंडाशय। तो देखो अंडाशय, अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है, जो इसका कार्य होता है ये अंडाशय यह होता है क्या, यह एक जोड़ी होता है क्या, यह एक जोड़ी होता है, यह एक जोड़ी होता है। सबसे पहले कि जो अंडाशय है यह एक जोड़ी होता है। जो उदर गुहा है, उदर गुहा यानी होता है, और उदर गुहा के दोनों ओर, उदर उदर गुहा के दोनों ओर, के दोनों ओर जो यह अंडाशय है यह उदर गुहा क्या दोनों ओर स्थित होता है। और इसमें ना इस तरफ गोले गोले टाइप का इसमें स्थित रहता है, जिसे क्या कहता है, इसे कहा जाता है अंडाणु। जो यह स्थित होता है इसे कहा जाता है अंडाणु। और अंडाणु डाणु, जो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो गोले गोले होता है इसमें अंडाणु होता है, जो यह मादा जनन तंत्र में स्थित होता है। और यह अंडाणु में जो ये अंडाणु रोक रहा है इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं। जो जिसका पहला का नाम है, अंडाणु में दो हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें दो हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। जैसे दो हार्मोन, तो जो पहला होता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जो यह पहला हार्मोन है इसे कहा जाता है क्या, एस्ट्रोजन। और यह एक क्या द्वितीय लैंगिक लक्षण है। जो यह एस्ट्रोजन है यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है, यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। द्वितीय लैंगिक लैंगिक क्या है, लक्षण है। यह एक क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। हिल गया है थोड़ा सा, कैमरा थोड़ा हिल गया था इसके लिए सॉरी। तो देखिए, जो इसमें पहला हार्मोन पाया जाता है, इसमें हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं। जो पहला होता है उसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। और जो ये एस्ट्रोजन होता है यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। जो इसमें पहला पाया जाता है हार्मोन एस्ट्रोजन, यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा इसमें हार्मोन पाया जाता है वह है क्या, वह है
जो इसे देखिए, सबसे पहले मैं इसे क्या बता दे रहा हूँ, जैसे यह एस्ट्रोजन है, यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। और देखिए जो यह अंडाणु है इसमें स्थित होते हैं, और जो यह फिम्बरी है, जो यह फिम्बरी आपको दिखाई दे रहा है, यह इसे क्या पकड़ा रहता है। और जब और जो दूसरा हार्मोन है उसे कहा जाता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। जो दूसरा हार्मोन है उसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। और देखो इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले इसके कार्य के बारे में बताने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो इसका कार्य होता है वह होता है क्या, गर्भ गर्भ भ्रूण को होता है, जो इसका कार्य वो होता है भ्रूण को गर्भाशय से क्या जोड़ना, गर्भाशय से जोड़ना। जो इसका कार्य होता है उसका क्या होता है, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ना। तो ये कब जोड़ेगा, इसके मैं इसको बस बताने जा रहा हूँ, ये जो जोड़ता है वो कब जोड़ता है। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ से क्या, यहाँ से जो हम इस मतलब मनुष्य में, मानव में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो स्पर्म पाए जाते हैं, जो जिसे क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है, शुक्राणु। मनुष्य में यह पाया जाता है शुक्राणु। अब देखिए इसकी संरचना ऐसी होती है, जो यह रहता है यह आगे की ओर नुकीली होता है, यानी यह शुक्राणु हुआ, यह पुष्ट टाइप का होता है। और जो जब इसमें यानी जब यह यहाँ से प्रवेश करता है, यानी जो योनि आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या इसे घिसता है, यानी यह जो ग्रीवा है इसे ऊपर ले जाने का क्या काम करता है। और जो यह शुक्राणु है यह चूंकि क्या होता है, चल होता है, यानी जो यह शुक्राणु है इसमें गतिशील होता है। और गतिशील होने के कारण इसे जब यहाँ प्रवेश कराया जाता है, माने यहाँ पर ये जब प्रवेश करता है इस तरफ, तो जब यह देखो जब इसमें प्रवेश करता है तब यह क्या, सबसे पहले मानव में ना जो ये शुक्राणु है वह 3 नहीं 7.8 ml, यानी 7.8 ml होता है। इसमें कम से कम 20 लाख शुक्राणु होते हैं। जो 7.8 ml होता है, यानी इतने में क्या 7.8 ml में कम से कम 20 लाख स्पर्म होते हैं। और 20 लाख स्पर्म में यानी इसमें तो जाते हैं, इसमें 20 लाख स्पर्म प्रवेश करते हैं, किंतु इसमें कोई एक ही, यानी जो यहाँ से अंडाणु जब यह फिब्री खुलता है और यहाँ से जब अंडाणु निकलता है, तो कोई भी स्पर्म यहाँ पर एक ही बनाएंगे। यानी जब निषेचन कहाँ होता है, निषेचन यहाँ पर होता है अंडवाहिनी में, जैसे फ्लूवियन ट्यूब कहा जाता है। और यहाँ पर क्या निषेचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब यह शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करता है, तो यह लाखों की संख्या में क्या प्रवेश करता है। जबकि देखिए अब जरूर नहीं है कि यह 7.8 ml रहे तभी यहाँ पर निषेचन संभव होगा। यह 5 तक क्या 5 ml तक संभव है, यानी 5 से 10 लाख ml पर भी यह क्या संभव है। जैसे अगर इससे जब कम हो जाता है तो क्या यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो नहीं सकती है। जैसे कहा जाता है कि महिला क्या बाष्पन हो गई, तो वह रीजन क्या होता है, रीजन जो होता है वह इसमें होता है। जो ये शुक्राणु है इसमें 5 ml से कम के क्या द्रव्य बन पा रहे होते हैं, जिससे के कारण यहाँ पर यह क्या पहुंच नहीं पाता है। और यहाँ पर पहुंचने के कारण क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब देखो जैसे यह प्रवेश किया, अब जैसे यह इसमें प्रवेश करता है तो यह इस तरफ दोनों ओर क्या गतिशील होता है, दोनों ओर इसमें से निकलता है और दोनों ओर क्या इधर से, और जो ये पाइप लोग रहे इसमें से क्या इधर जाता है। अब जो जाता है, लेकिन चूंकि ये क्या ये बहुत हीट होता है, जो गर्भाशय की दीवार है यानी जो यहाँ पर है ये बहुत हीट होता है। और जब यह प्रवेश करता है, तो क्या इसमें लाखों की संख्या में जो ये शुक्राणु है इनका टेम्परेचर मनुष्य के टेम्परेचर से क्या लो होना चाहिए। लेकिन जब यह मनुष्य के गर्भाशय में यह पहुंचता है तो क्या होता है, हाई होता है। जब इसे टेम्परेचर हाई मिलता है तो ये क्या हो जाता है, यह मध्यम की मर जाते हैं, जो लाखों की संख्या में होते हैं वो मर जाते हैं। एक खंडित एक आध दो कम से कम इसमें प्रवेश कर पाते हैं। और जब यहाँ से अंडाणु जो यह अंडाणु है, अब यहाँ से क्या इस सब निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या निषेचन की सेवा जो प्रक्रिया होती है। और यहाँ से कोई एक, जैसे इधर से कोई एक आया और यहाँ से जब मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया संभव हो जाती है। तो जब यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया क्या पूर्ण हो जाती है, तो यहीं पर क्या भ्रूण बनता है। और जो भ्रूण होता है उसे वही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यह भ्रूण को क्या गर्भाशय से जोड़ता है। जब यहाँ पर भ्रूण होता है, इसी को यह गर्भाशय में क्या इसे जोड़ने का कार्य करता है। जो यह हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, यह भ्रूण को क्या गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसीलिए इसका यह महत्व है। अब आगे देखिए, जो अगला हार्मोन होता है वह थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ।
आगे हार्मोन को इसके उतार लीजिएगा। आगे देखिए क्या हार्मोन होता है। जो अगला हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। जो अगला हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन। जो आगे हार्मोन होता है उसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। और इसका क्या कार्य होता है देखिए, जब यहाँ पर यानी जब निषेचन हुआ तो यह भ्रूण क्या गर्भाशय में स्थित हो गया और यह 9 माह तक इसी में क्या स्थित रहता है। जब यह 9 माह पूर्ण हो जाता है और ये क्या बाहर आता है तो जो ये ऑक्सीटोसिन है, जो ये ऑक्सीटोसिन वो योनि को क्या जो देखिए इसका क्या करता है, यह इसे ना संकुचित करने का कार्य करता है। इसे जब यह उनकी बच्चा पूर्ण रूप से जन्म उनकी उसका आकृति बन चुका है तो यह क्या करता है कि यह क्या करता है कि जो यह योनि है इसे संकुचित करने का कार्य करता है। जैसे यह यहाँ पर बच्चा जन्म पूर्ण रूप से क्या तैयार हो चुका है और जब यह इधर से बाहर आता है तो जो योनि है यह क्या संकुचित होता है यानी फैलता और खुलता है ताकि यहाँ से जो शिशु है क्या आराम से बाहर आ सके। और देखिए यह क्या कार्य करता है कि इसे क्या संकुचित करने का कार्य करता है। जो योनि है इसे संकुचित करने का काम करता है। योनि को संकुचित करने में सहायक होता है। जो यह योनि होता है इसे क्या जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह योनि को संकुचित करने में क्या होता है सहायक होता है। अब देखिए अगला जो हार्मोन है उसे रिलैक्सी हार्मोन कहा जाता है। जो आगे हार्मोन दिया है उसे रिलैक्सी हार्मोन कहा जाता है। रिलैक्सी जो यह आप लोग को रिलैक्सिंग हार्मोन देख रहा है यह इसका कार्य करता है जब शिशु बनकर तैयार होता है और जब यह बाहर आने का पोजीशन बनता है तब जो यह रिलैक्सिंग हार्मोन है, रिलैक्सिंग मतलब क्या होता है आरामदायक, यानी जो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो यह माँ के उस समय दर्द जो उत्पन्न होता है यानी जो महिला में दर्द उत्पन्न होता है उसे क्या मतलब कि आरामदायक मतलब कि कर सकते हैं, उसे आराम क्या पहुंचाने का कार्य करता है। जो ये रिलैक्सिंग हार्मोन होता है उसे कष्ट को क्या आराम करने में सहायक होता है। अब देखिए इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ सकते हैं और एक क्या पढ़े एस्ट्रोजन और एक पढ़े हैं क्या प्रोजेस्टेरॉन यानी 4 हार्मोन के हम लोग बारे में पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े एस्ट्रोजन, यह एक क्या द्वितीय लैंगिक लक्षण है। जो ये प्रोजेस्टेरॉन था इसका क्या कार्य था, जो ये प्रोजेस्टेरॉन था यानी क्या था इसका कार्य, ये जो गर्भाशय भ्रूण को क्या गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कर रहा था। और जो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तो ये जो योनि है यानी प्रसव की क्रिया को क्या करने में सहायक करता है, यानी जो संकुचित करने में क्या सहायक करता है। और जो रिलैक्सिंग हार्मोन है जब शिशु बाहर आता है और महिला में जो उसमें दर्द उत्पन्न होता है उसे क्या इसे जो दर्द को कष्ट को क्या आरामदायक पहुंचाने में रिलैक्सिंग हार्मोन क्या सहायक करता है। अब देखिए यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो गया और यहाँ पर क्या अंडाणु हो गया। अब इसके बारे में तो आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए जब ये निषेचन हो गया तो इतने प्रक्रिया हो गया। अब मान जाइए क्या अब आप लोग कहेंगे जैसे होता है कभी कभी क्या होता है कभी जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो जो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं देखिए उसका रीजन देखिए। सबसे पहले वो रीजन क्या होता है जहां पे यहाँ पर अंडवाहिनी यानी फिर या यहाँ पर निषेचन की जो प्रक्रिया हुई यानी देखिए जो होता है हमारे यहाँ समजात, एक होता है समजात देखिए एक होता है समजात और एक होता है विषम जात। और जो यह जुड़वा उत्पन्न होने का यही रीजन है जुड़वा। देखिए जो समजात मतलब क्या होता है समान आकृति के, कोई जुड़वा इसे शिशु जन्म लेता है तो वह समान आकृति के रहता है। क्या रहता है समान आकृति के रहता है। तो जब वो समान आकृति के रहता है और इसका रीजन क्या है जब से ये दो अंडाणु है जैसे ये अंडाणु और अंडाणु मतलब ये आपस में से यहाँ से निकले और ये संघ में क्या गए हैं, इसलिए यह संघ में इस तब जोड़ी बनाकर गए हैं और एक ही जो शुक्राणु है ये क्या स्पर्म जो है वो यहाँ पर आकर क्या है इन दोनों के बीच में जब यह यहाँ पर क्या निषेचन की अपनी प्रक्रिया कर देता है। तो जब यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया होता है
इसी कारण इसी से जो रीजन होता है उत्पन्न उसे क्या समजात कहते हैं। इसी कारण जो बच्चा उत्पन्न होता है वो एक जैसे दिखाई देते हैं। और जो विषम जात है इसका जो रीजन है, तो इसका जो रीजन है इसे ये ना जो अंडाणु निकले और ये दोनों क्या है अलग अलग, और इसी के साथ में संग में जो ये स्पर्म है क्या, ये स्पर्म जो है वो सेम टाइम पर क्या अलग अलग स्पर्म दोनों के साथ टक्कर खाए। तो जब दोनों के साथ निषेचन हुआ यानी अलग अलग, तो यहाँ पर क्या होता है इसे विषम जात, जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होता है विषम जात होता है, विषम जात होता है। अब देखिए ये तो आप लोग समझ गए। अब क्या अभी मैं क्या बताया कि समजात कैसे लड़के होते हैं, यानी एक ही समान जो लड़के उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जब दो अंडाणु यानी जब दो अंडाणु एक ही साथ और ये क्या संग में रहे और इसके साथ एक बस एक स्पर्म इसके साथ और ये बीच दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहते हैं उसे समजात शिशु कहते हैं। और जब क्या अलग अलग जब बने और अलग अलग दो स्पर्म जाकर यहाँ पर टक्कर खाए और यहाँ पर जो निषेचन हुआ उसे क्या कहते हैं विषम जात कहते हैं। यही रीजन है कि क्या एक जैसे जुड़वा रखे उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह कभी कभी हो सकता है, यह संभावित घटना में माना जाता है अपवाद में। अब देखिए माने यहाँ पर तो निषेचन हुआ तो ये प्रक्रिया हुआ, और जब निषेचन नहीं होता है यानी स्त्री में जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। मान जाओ कि जब इसे मैं साफ कर दे रहा हूं, इसे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए ये जो अंडाशय है ये दोनों रहता है एक, लेकिन ना जो निषेचन होता है वो किधर भी एक होता है और ये माह में एक बार होता है। अब देखिए जो जब निषेचन नहीं होता है तो एक यहाँ पर एंड्रोमेटियम की दीवार होती है, क्या होती है एंड्रोमेटियम की यहाँ पर एक दीवार होती है, जो यहाँ पर एंड्रोमेटियम की दीवार है। ये क्या देखिए जब मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ तो जब माह में 2 से 3 दिन 2 से 9 माह 2 से 9 दिन जब ये अंडाणु निकलते हैं और मान लीजिए इसे क्या शुक्राणु नहीं मिले और जो ये अंडाणु है क्या होते हैं यह आकर और यह जो गर्भाशय की जो यहाँ पर दीवारें है एंड्रोमेटियम की यहाँ पर क्या इकट्ठे हो जाते हैं, इधर से भी आए और इधर से क्या इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो यह एंड्रोमेटियम की दीवार पर क्या है एंड्रोमेटियम की दीवार होती है एंड्रोमेटियम जो एंड्रोमेटियम की दीवार होती है वो क्या हो जाती है यह मोटी हो जाती है। जब यहाँ पर रक्त यानी जब यह जो है तो जो एंड्रोमेटियम की दीवारें है वो क्या हो जाती है मोटी हो जाती है। और जब यह मोटी हो जाती है जब यह मोटी हो जाती है एंड्रोमेटियम की दीवार है तो यही रक्त के रूप में क्या बाहर निकलता है। जो यह एंड्रोमेटियम की दीवारें है यही क्या रक्त के रूप में बाहर निकलता है, यह जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। अब देखिए जो मैं बताया था पहले बार में जैसे गर्भाशय में जो शिशु जुड़ा होता है वो किसके कारण जुड़ा है वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। और जो ये प्लेसेंटा होता है इसी के कारण जुड़ा होता है प्लेसेंटा। और जो ये प्लेसेंटा होता है इसी के कारण वो जो शिशु होता है वो क्या भोजन को अपने ग्रहण करता रहता है। और इसी जो यह गर्भाशय में स्थित है फिर से बता रहा हूँ यह प्लेसेंटा के कारण क्या जुड़ा रहता है और वह अपने माँ से क्या भोजन को ग्रहण करता रहता है। और फिर मैं बताया यह पहली बार थोड़ा मैं छोड़ दिया था और मैं बताया कि जब निषेचन नहीं होता है तो यह एंड्रोमेटियम की दीवारें क्या हो जाती है मोटी हो जाती है। और जब यह मोटी हो जाती है तो यही क्या रक्त के रूप में बाहर आने का रीजन हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में आई होप क्या आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस इतना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।